हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की अपनी क्लास रहने वाली है सीटेट के लिए, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। सीडीपी की क्लास हम लोग करने वाले हैं। इसमें हम लोग करने वाले हैं अति महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन। अगर आप ये 15 क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी मान लीजिए बहुत ही अच्छी कहलाएगी। अगर हम बात करें सीटेट की, तो अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है कि एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक संभावना की बात करें तो 99.9% संभावना है कि एग्ज़ाम आपका होना लगभग तय है। नोटिफिकेशन की बात की जाए तो मई आपका अब लग ही गया है। मई लास्ट में या फिर जून के प्रथम सप्ताह में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है यहाँ पर। तो चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, इसको पढ़े इसका आंसर कीजिए एक बार सभी लोग। क्या रहने वाला है? क्वेश्चन लिखा है, पियाजे के अनुसार जब बच्चा किसी वस्तु की मात्रा को उसके केवल आकार के आधार पर आंकता है और लंबाई या चौड़ाई के परिवर्तन को नज़रअंदाज करता है, तो यह किस कारण से होता है? फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? पहला ऑप्शन है प्रतिवर्तनीयता, जबकि दूसरा ऑप्शन है आत्मसात, जबकि तीसरा ऑप्शन है केंद्रीकरण, जबकि चौथा ऑप्शन है समायोजन। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। फटाफट आंसर करेंगे। क्वेश्चन आसान भी हैं और कुछ क्वेश्चन आपको हार्ड भी लग सकते हैं, क्योंकि पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो रहने वाला है केंद्रीकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों ने कर लिया था तो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसको पढ़े लिखा है, वाइगोत्स्की की जेडपीडी अवधारणा से शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थ क्या निकलता है? जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इन चारों में से। पहला ऑप्शन है आपके सामने, बच्चा केवल स्वयं सीखता है। जहाँ पे केवल लग जाए, हमने आपको कई बार ये चीज़ बताई है कि वो आपका निगेटिव आंसर कहलाता है। दूसरा ऑप्शन लिखा है, शिक्षक का हस्तक्षेप अनावश्यक है। तो आपका ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हस्तक्षेप अनावश्यक है, ये भी आपका गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है, सहयोग से अधिगम को आगे बढ़ाया जा सकता है। यह आपकी बात बिल्कुल सही, लेकिन हमें ऑप्शन नंबर 4 भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है, परिपक्वता ही सीखने का आधार है। नहीं, ये आपका हो गया गलत। ये भी एक तरीके से केवल वाला ही हो गया कि केवल परिपक्वता ही सीखने का आधार है। लिखा नहीं है, लेकिन इसका जो अर्थ है वही निकल रहा है। तो आपके पास में बच गया ऑप्शन नंबर सी। और जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, सीटेट में पूछे गए अनुसार पियाजे के सिद्धांत की सबसे बड़ी सीमा क्या मानी जाती है? भाषा की उपेक्षा, सामाजिक कारकों की उपेक्षा, बुद्धि को मापना, या फिर अभिप्रेरणा पर बल। तो पियाजे के सिद्धांत की सबसे बड़ी सीमा इनमें से क्या मानी जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है यहाँ पर, बताइए फटाफट सभी लोग। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक कारकों की उपेक्षा। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने किया है तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है, एरिक्सन के अनुसार यदि विद्यालयी अवस्था में बालक को बार बार असफलता मिले तो उसमें कौन सी भावना विकसित होती है? अपराध बोध की, अविश्वास की, हीनता की, या फिर पहचान भ्रम की? आंसर आपको करना है, एरिक्सन के अनुसार यदि कोई बालक विद्यालय अवस्था में बार बार असफल हो रहा है, यानी कि किसी क्लास में बार बार फेल हो जा रहा है, तो उसमें कौन सी भावना विकसित होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? हीनता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में नियमों का पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि समाज ऐसा अपेक्षा करता है, या किस स्तर को दर्शाता है? पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत, या फिर सार्वभौमिक? 30-30 सेकंड आपको हर क्वेश्चन के बाद में मिलेंगे। यहाँ पर आपको आंसर पढ़ने हैं और उसका सही और सटीक आंसर बताइए इनमें से कौन सा रहने वाला है। क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको नियमित रूप से सीटेट की और यूपीटेट की क्लासें मिलती रहने वाली हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा परंपरागत, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है, जब बच्चा समस्या का समाधान अचानक समझ के द्वारा करता है तो वह किस अधिगम सिद्धांत का उदाहरण है? व्यवहारवाद, प्रयोजनवाद, गेस्टाल्ट, या फिर संरचनावाद? आंसर करते रहिए सभी लोग।
अगर आपको सीटेट में अच्छे नंबर चाहिए तो आपको सीडीपी और पेडागोजी की पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। 2 सब्जेक्ट अगर आपके अच्छे हैं तो आपके हिंदी में थोड़े बहुत को नंबर हो ही जाएंगे। ईवीएस में भी नंबर आ ही जाते हैं क्योंकि माइनस मार्किंग होती नहीं है। तो आप आराम से 100+ नंबर के लेकर आ जाएंगे यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, गेस्टाल्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका। अगला क्वेश्चन है, सीटेट में पूछे गए अनुसार रचनावादी कक्षा की पहचान क्या है? शिक्षक केंद्रित शिक्षण, पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता, बालक की पूर्व अवधारणाओं का उपयोग, या फिर केवल अभ्यास कार्य। जहाँ पे केवल लग जाए उसको पहले ही काट देना है। बच गया पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता, नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के पर निर्भर हो जाएंगे तो आप रटंत बन जाएंगे, बाहरी ज्ञान आपके पास में नहीं होगा। पहला है शिक्षक केंद्रित, तो यहाँ पर शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए था, बालक केंद्रित होता तो यहाँ पे सही हो जाता पहला। लेकिन यहाँ पे जो आपका सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, बालक की पूर्व अवधारणाओं का उपयोग, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है, थार्नडाइक के प्रभाव के नियम के अनुसार अधिगम कब स्थायी होता है? जब उसे दंड दिया जाए, जब प्रतिक्रिया सुखद परिणाम दे, जब अभ्यास कम हो, जब शिक्षक निर्देश दे। तो थार्नडाइक के प्रभाव के नियम के अनुसार अधिगम कब स्थायी होगा, यहाँ पर बताइए फटाफट सभी लोग। अगर आप सीटेट का एग्जाम एक बार दे चुके हैं तो आपको इसमें पता होगा, दंड देना, अभ्यास कार्य देना और निर्देश देना, ये सब माइनस में आते यानी कि निगेटिव आंसर हो जाते हैं। आपके पास में बच गया सिर्फ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, जब प्रतिक्रिया सुखद परिणाम दे, तो आपका यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन लिखा है, भाषा को संज्ञानात्मक विकास का उपकरण मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हैं? फटाफट आंसर करेंगे। संज्ञानात्मक विकास का उपकरण मानने वाले मनोवैज्ञानिक, क्या पियाजे हैं, स्किनर है, वाइगोत्स्की हैं, या फिर गार्डनर हैं? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाइगोत्स्की, यानी ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई बच्चा केवल पुरस्कार पाने के लिए कार्य करता है तो यह किस प्रकार की प्रेरणा है? आंतरिक प्रेरणा है, सामाजिक प्रेरणा है, नकारात्मक, या फिर बाह्य प्रेरणा है? आंतरिक प्रेरणा यहाँ पर आपको लग रही है क्या? नहीं, वो सिर्फ पुरस्कार पाने के लिए कार्य कर रहा है। पुरस्कार का मतलब हो गया बाह्य प्रेरणा है उसके अंदर, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, बहुबुद्ध सिद्धांत सीटेट में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? या आईक्यू मापता है, या सभी बच्चों को समान मापता है, या विविध क्षमताओं को स्वीकार करता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है, या परीक्षा केंद्रित है? बहुबुद्ध सिद्धांत की बात की जा रही है यहाँ पर, क्यों महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हो जाएगा, या विविध क्षमताओं को स्वीकार करता है। ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपका भी ये क्वेश्चन बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? इनमें से बताइए ऑप्शनों में से कि समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत इनमें से क्या रहने वाला है? अलग अलग विद्यालय, समान पाठ्यक्रम, विविधता का सम्मान, केवल विशेष शिक्षक। केवल वाला तो आपको देखते ही काट देना था यहाँ पर। अलग अलग विद्यालय कुछ आपको लग रहा है होने वाला है? नहीं। समान पाठ्यक्रम नहीं। समान शिक्षा का मतलब है विविधता का सम्मान करना, क्योंकि बालक हमारे ज़रूरी नहीं है कि एक ही भाषा बोलते हों। कई बालक ऐसे होते हैं जो स्थानीय भाषा बोलते हैं, कई बालक ऐसे होते हैं जो शुद्ध हिंदी भी बोलते हैं। तो हमें सभी बालकों को एक समान देखना है, एक समान उनको सम्मान देना है। तो विविधता का सम्मान करना समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है यहाँ पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, सीखने का स्थानांतरण कब होता है? जब नया विषय कठिन हो, जब पुराना ज्ञान नई स्थिति में प्रयुक्त हो, जब बार बार अभ्यास हो, जब दंड दिया जाए। बताइए इनमें से कौन सा सही रहने वाला है? सीखने का स्थानांतरण कब होता है? क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बताइए क्या ऑप्शन नंबर बी सही होगा या फिर सी सही होगा? दंड वाला और विषय कठिन वाला तो आपका देखते ही काट देना था आपको। अभ्यास, बार बार अभ्यास देना, ये भी आपका निगेटिव आंसर हो गया। आपके पास में बच गया ऑप्शन नंबर बी, जब पुराना ज्ञान नई स्थिति में प्रयुक्त हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन लिखा है, बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? वो एक नियंत्रक होता है, मूल्यांकन करता होता है, मार्गदर्शक होता है, या फिर परीक्षक होता है? बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका इनमें से क्या होगी? आंसर करना है आप लोगों को।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्गदर्शक। बाल केंद्रित शिक्षण में क्या होता है, मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है शिक्षक यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक त्रुटियों को दंड का आधार नहीं बनाता बल्कि सीखने का साधन मानता है तो यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है, व्यवहारवादी, रचनावादी, आदर्शवादी या फिर अनुशासनात्मक। बताइए इनमें से कौन सा सही होने वाला है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, रचनावादी। तो बताइए आप लोग 15 में से कितने सही क्वेश्चन कर पाए। आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है आप लोगों को। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको नियमित रूप से प्रैक्टिस क्लासें मिल रही हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। इसके बाद में आपको यहाँ पर बड़ी बड़ी इसी क्लासें भी मिलने वाली हैं। थ्योरी की क्लास हो गई या फिर आपकी मैराथन क्लास हो गई, साथ साथ में हिमांशी मैम की भी क्लासें आपको यहीं पर मिलने वाली हैं। संपूर्ण क्लासें आपको दी जाएंगी यहाँ पर। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक आप लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।